हेलो एवरीवन। माइकल डगलस के बारे में आपने सुना होगा। नोबेल प्राइज़ कैसे दिया जाता है, उस पर कौन सा बहुत फेमस एक बुक है, या फिर नॉर्मन बोरला अवार्ड। ये सब सारी बातें आज हम लोग चर्चा करते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन माने एमसीक्यूज जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पर है, उसमें ये आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, हु वन नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2023। वर्ष 2023 के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया? कैटलीन कैरिको, ड्रू वेजमैन, नरगिस मोहम्मदी या क्लॉदिया गोल्डिन? तो ये दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी जो कि एक ईरानियन लेडी हैं, वो विमेन के अगेंस्ट जो ऑपरेशन होता है या फिर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, उसके अगेंस्ट वो वहाँ खड़ी है। इसके चलते उनको जेल भी हुई और उन्हीं को ये अवार्ड प्रदान किया गया, नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल प्राइज़ के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने कि डायनामाइट का आविष्कार किया था। वो स्वीडिश नागरिक थे और उससे उन्होंने और बहुत सारी आविष्कारें की थी। तो उसमें उनको जो पैसा मिला, जो पैसा उन्होंने अर्जित किया, उस पर एक फंड बनाया गया और उनकी अंतिम इच्छा यही थी। और उस पर 6 कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। पहले 5 ही कैटेगरी था, बाद में इकोनॉमिक्स को उसमें जोड़ा गया 6ठा कैटेगरी। मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस, शांति, ये 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो इस साल जो दिया गया है वही नरगिस मोहम्मदी को, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और कैटलीन कैरिको और ड्रू वेजमैन को इस साल मेडिसिन के लिए दिया गया है, जो कि कोविड के टाइम में जो उस आरएनए वैक्सीन निकला उसको रोकने के लिए, तो उसका आविष्कार इन लोगों ने किया था, उसकी खोज इन लोगों ने की थी। कैटलीन कैरिको और ड्रू वेजमैन को संयुक्त रूप से दिया गया है बायोलॉजी के लिए, और क्लॉडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स के लिए इस साल का नोबेल प्राइज़ अनाउंस किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नरगिस मोहम्मदी। What is India's rank in the 16th edition of the Global Innovation Index 2023, published by the World Intellectual Property Organization WIPO in September 2023? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO ने सितंबर 2023 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया है। तो इसमें भारत का रैंक क्या है? 15th, 40th, 50th या 30th? 15वां, 40वां, 50वां या 30वां? तो इसमें भारत का रैंक है 40वां, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये रैंक क्या होता है? इसमें नॉर्मली वर्ल्ड इकोनॉमी जितने देश हैं, इसमें करीब 132 पार्टिसिपेटिंग देश हैं। तो उस देश की इकोनॉमीज़ की क्या स्थिति है, वहाँ कैसे इनोवेट किया जा रहा है कि इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए, कैसे और फास्ट ट्रैक पर लाया जाए, तो उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। तो उसमें भारत का रैंक आउट ऑफ 132 कंट्रीज़ 40th है, 40वां है। ये अवार्ड 2007 से दिया जा रहा है। अवार्ड नहीं, मतलब इसका रैंक, इसका इंडेक्सिंग जो हो रहा है 2007 से हो रहा है ये। हु वन नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर फॉर द ईयर 2023? अभी हम लोग नोबेल प्राइज, पीस प्राइज की बात कर रहे थे, तो 2023 के लिए लिटरेचर के लिए किन्हें दिया गया है नोबेल प्राइज? क्लॉडिया गोल्डिन, जॉन फोसे, लुई ए ब्रुइस या अलेक्सी आई एकिमोव? तो इसका सही जवाब है जॉन फोसे। ये नॉर्वे के नागरिक हैं, नॉर्वेजियन है ये, इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्लॉडिया गोल्डिन, जैसा हमने शुरू में बताया कि उनको इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया है इस बार। और नोबेल प्राइज़ के बारे में जानते हैं, लिटरेचर में भारत से दिया गया था 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि के लिए। और एक बहुत ही नामी शख्सियत है, लेकिन कंट्रोवर्शियल है वो अवार्ड, कि उनको दिया गया था नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए। वो थे सर विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनको लिटरेचर के लिए दिया गया था। तो उस समय काफ़ी हंगामा भी हुआ था कि उनको क्यों दिया जा रहा है, लिटरेचर में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। लेकिन था, कुछ हो रहा होगा, तो उस कंट्रोवर्सी में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। इसका सही जवाब है जॉन फोसे। और ये नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है, ये स्वीडन और नॉर्वे 2-3 जगह
इसका भी किया जाता है। मेनली इसकी एकेडमी जो है स्वीडन में है। और इसमें देखिए नोबेल प्राइज़ कैसे दिया जाता है, अगर आप लोग को इंटरेस्ट है नॉवेल वगैरह पढ़ने से, तो इरविंग वॉलेस की एक बुक है द प्राइज़, बहुत फेमस, बहुत अच्छी नॉवेल है, उसको आप पढ़िए अगर पढ़ने का शौक़ है तो। उसमें आपको पता चलेगा कि इसका नॉमिनेशन कैसे होता है नोबेल प्राइज़ का, कैसे कैसे दिया जाता है, क्या क्या उसमें देखा जाता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, वो आपका एक बड़ा अच्छा इंसाइट आपका देगा। वो बहुत अच्छी किताब है इरविंग वॉलेस की द प्राइज़। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन फॉसे। In September 2023, which state became the fourth state in India to implement an e-cabinet system to promote digital infrastructure development and digitization for government services and information? 2023 में भारत का कौन सा राज्य चौथा राज्य बना जो कि ई कैबिनेट सिस्टम को चालू किया, शुरू किया फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, एंड डिजिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज और इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट का जो सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको डिजिटाइज करने के लिए, तो ई कैबिनेट उसको नाम दिया गया है। पहले भी 3 राज्य इसको शुरू कर चुका है, ये चौथा राज्य है। कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। वहाँ अभी इसे शुरू किया गया है। अब पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ये शुरू हो चुका है। तो इसका पर्पस है कि जैसा क्वेश्चन में ही निहित है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए। डिजिटल वर्ल्ड के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, कंट्री भी बढ़ रही है, पेपरलेस इकोनॉमी रहे, पेपरलेस सब कुछ रहे, तो सब चीज़ को डिजिटाइज किया जाए। गवर्नमेंट मशीनरी जो है, गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन, उसको भी डिजिटाइज किया जाए, उस दिशा में एक कदम है। और इसको शुरुआत करने के लिए जब त्रिपुरा गवर्नमेंट की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई इसको अनाउंस करने के बाद, तो पेपरलेस मीटिंग थी पूरी, वहाँ कोई पेपर का यूज़ नहीं किया गया। जितने भी ऑफिसर या मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर मीटिंग में थे, सभी ने टैबलेट का यूज़ किया था। वो टैबलेट पर ही पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन, उसी पर नोट लिखना, उसी पर डिसीजन लेना, सब कुछ उसी पर था। तो ये पेपरलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए है ये। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेम द परमवीर चक्र अवॉर्डी हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द एम्बेसडर फॉर द वॉर अगेंस्ट वेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन से परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है, जो कि जम्मू कश्मीर का अभी वॉर अगेंस्ट वेस्ट जो एक ड्राइव है उसके एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? कैप्टन संजय कुमार, कैप्टन सोमनाथ शर्मा, कैप्टन नायक सिंह या कैप्टन बाना सिंह? ये पहले तो जानिए कि ये वॉर अगेंस्ट वेस्ट है क्या। इसमें है कि ये सैनिटेशन जो है सरकार की जिम्मेवारी सिर्फ नहीं है, ये सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना होगा साफ सफाई के लिए। तो ये इसको एक ड्राइव मोड में ये जम्मू कश्मीर सरकार ने चलाया है इसको 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, महात्मा गांधी के डेट ऑफ बर्थ के दिन तक इसको चलाया। और इसके लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया था कैप्टन बाना सिंह को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कैप्टन बाना सिंह 1987 में सियाचिन ग्लेशियर में जो ऑपरेशन राजीव चलाया गया था, जिसमें कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे थे, तो उसको रोका था उन्होंने, और बैयोनेट से, जैसे आप लोग देखते होंगे राइफल में आगे नुकीला ये बना रहता है, तो बैयोनेट से ही वो इन्फिल्ट्रेटर्स लोगों को रोका था। और वहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है सियाचिन ग्लेशियर में, उस पर कब्जा किया था। और वो भारत के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, वहाँ से पूरा का पूरा सियाचिन दिखाई पड़ता है, पाकिस्तान का कब्जे वाला। पहले भारत की वल्नरेबल स्थिति थी, और इनको ऑनर करने के लिए ना उस पीक का नाम ही कर दिया गया बाना पीक। और कैप्टन संजय कुमार ये कारगिल वॉर के समय थे। कैप्टन सोमनाथ शर्मा भारत के पहले परमवीर चक्र रिसिपिएंट रहे हैं। और जानते हैं 98 में जो कारगिल वॉर हुआ था ना, उसमें कैप्टन बाना सिंह ही एकमात्र जीवित परमवीर चक्र अवॉर्डी रहे हैं जो कि आर्मी में सर्व कर रहे थे उस समय। बाकी कोई परमवीर चक्र अवॉर्डी उस समय जिंदा नहीं थे, या तो मर चुके थे या मरने के बाद उन्हें परमवीर चक्र दिया गया था। तो इसका सही जवाब है कैप्टन बाना सिंह। ये उस समय नायब सूबेदार थे, बाद में इनको ऑनररी कैप्टन दिया गया। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट सोलर साइकिलिंग ट्रैक वॉज इनॉग्रेटेड इन सितंबर 2023? भारत के किस शहर में
अभी हाल ही में सितंबर 2023 में फर्स्ट सोलर साइकिलिंग ट्रैक इनॉग्रेट किया गया है, शुरू की गई है। हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई या चंडीगढ़? तो ये हैदराबाद में शुरू किया गया, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसका नाम है हेल्थवे साइकिलिंग ट्रैक। और ये होता क्या है, ये सोलर, ये जो साइकिलिंग ट्रैक होता है ना, जिसको वेलोड्रोम कहते हैं हम लोग, जो आप लोग ओलंपिक चैंपियनशिप ये सब जो होता है कंपटीशन, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, वो थोड़ा स्लैंट रहता है ट्रैक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंट्रोल करने के लिए, उसी में साइकिलिंग रेस होता है। तो उसके ऊपर रूफटॉप जो बनाया गया है ना यहाँ हैदराबाद में, उसमें 16,000 सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। उससे 16 मेगावाट पावर जनरेट होगा। तो ये अपने तरह का भारत में पहला, हालांकि दुनिया का पहला नहीं है, दुनिया में पहला साउथ अफ्रीका में इसको किया गया है। तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। ये 23 किलोमीटर लंबा है। ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the first Indian woman to be honored the Global Indian Award by the Canada India Foundation CIF recently? अभी हाल ही में कैनेडा इंडिया फाउंडेशन, जो कि CIF के नाम से भी जाना जाता है, उसने ग्लोबल इंडियन अवार्ड की घोषणा की है। तो भारत की पहली कौन महिला है जिन्हें यह अवार्ड इस बार अनाउंस किया गया, दिया जा रहा है? फाल्गुनी नैयर, किरण मजुमदार शॉ, सुधा मूर्ति या अदिति गुप्ता? तो ये अवार्ड दिया जा रहा है सुधा मूर्ति को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ये दिया जाता है कि इंडियन डायस्पोरा में जो काफ़ी नाम किया है, जिन्होंने बहुत काम किया है, उन्हें दिया जाता है। तो ये सुधा मूर्ति को इस बार दिया जा रहा है। ये पहले इनके हस्बैंड नारायण मूर्ति को भी दिया गया है, इन्हीं की वाइफ है ये सुधा मूर्ति। नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस फाउंडर रहे हैं, उनका स्थापना उन्होंने की थी, उसको बनाया है, इन्फोसिस को खड़ा किया है। अनिल अग्रवाल को दिया गया है जो कि वेदांता के हैं। तो सुधा मूर्ति को दिया गया। सुधा मूर्ति के बारे में जानते हैं, ये किनकी सास हैं? ये ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, उनकी सास है ये। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री शुभ आश्रय योजना टू सपोर्ट ऑर्फन चिल्ड्रन एंड अदर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि मुख्यमंत्री शुभ आश्रय योजना को शुरुआत कर रहा है, अनाउंस किया है उन लोगों ने? तो ये टू सपोर्ट ऑर्फन चिल्ड्रन, अनाथ बच्चों के लिए, और अदर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, उसकी देखभाल करने के लिए ये मुख्यमंत्री शुभ आश्रय योजना की शुरुआत की गई है। तो किस राज्य के द्वारा? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल या बिहार? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसमें है कि ऑर्फन चिल्ड्रन यानी कि जो अनाथ बच्चे हैं, या वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, या अबंडेंट विमेन हैं, उन लोगों की देखभाल कैसे हो। तो ऐसे अनाथ बच्चे को देखभाल करने वाला कौन रहता है? कोई नहीं है, कहीं भी पल जाते हैं वो। तो उनको स्टेट गवर्नमेंट ने चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के नाम से नामित किया है, घोषणा की है। उनके पढ़ाई का खर्च, उनको मंथली स्टाइपेंड, उनका लैपटॉप का खर्च, उनका एजुकेशनल टूर, उनको एक सब्सिडाइज्ड वे में घर दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक बहुत अच्छा स्कीम है ये। तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है मुख्यमंत्री शुभ आश्रय योजना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ सोशल वर्क टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड फीबे टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर नंबरलेस क्रेडिट कार्ड? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जो कि फीबे के साथ मिलकर भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड इशू करने जा रहा है? नंबरलेस, आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड देखा होगा, उसमें नीचे 12-16 डिजिट के नंबर्स रहते हैं, उनका डेट ऑफ एक्सपायरी या ईयर ऑफ एक्सपायरी रहता है लिखा हुआ, पीछे CVV रहता है। तो ये सारी नंबर्स अब नहीं रहेंगे। ये इस तरह का कार्ड इशू किया जा रहा है कि उसमें कोई नंबर ही नहीं रहेगा। तो ये इशू करने जा रहा है एक्सिस बैंक फीबे के साथ मिलकर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि सेफ और सिक्योर रहेगा, इसको टैंपर नहीं किया जा सकेगा ज़्यादा, इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2023 रिलीज्ड इन अक्टूबर 2023? अभी हाल ही में अक्टूबर 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज किया गया। तो इसमें भारत का रैंक कितना है? 101,
107, 111, 120। तो इसमें भारत का रैंक है 111। वेरी सरप्राइजिंगली टोटल इसमें कंट्री हैं 120 कंट्री पर इन लोगों ने इंडेक्स बनाया है, उसमें भारत का रैंक है 111वां। तो ये बहुत हास्यास्पद स्थिति है कि पता नहीं कैसे इन लोगों ने रैंकिंग की है, क्या की है। ये 2 एनजीओ हैं आयरलैंड एंड जर्मनी के, उन लोगों को ये रिलीज़ करते हैं और ये 2008 से इन लोगों ने इसको रिलीज़ करना शुरू किया 2008 या 2006 से रिलीज़ कर रहे हैं। तो इसके बारे में भारत की जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है कि पता नहीं ये किस तरह से रिलीज़ हुआ जाता है। तो खैर हम लोगों को इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। ये हंगर इंडेक्स का बहुत सारे क्राइटेरिया है कि उसमें बच्चों का मैल न्यूट्रिशन परसेंटेज क्या है, उनका डेथ कितना हो जाता है बच्चों लोग का। तो ये सब सारी बातें हैं, उनको उन लोग एसेस करते हैं और उसके हिसाब से इंडेक्स बनाते हैं। तो इसमें भारत का रैंक 111वां है। Who has recently been awarded with Best Central Bank Award, बैंकर होना चाहिए, Award 2023 for being ranked A+ in the Global Finance Central Banker Report Card 2023। अभी हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 रिलीज़ किया गया। उसमें बेस्ट सेंट्रल बैंकर अवार्ड 2023 किन्हें दिया गया? उनको इसलिए दिया गया कि उनको, जो आप लोग भी नौकरी जो ज्वाइन करेंगे ना, तो आप लोगों का भी ईयरली असेसमेंट होगा, उसमें आपको रैंकिंग दी जाएगी, उसमें आपको नंबर दिया जाएगा, कहीं ग्रेडिंग किया जाता है, तो उसमें उनका ग्रेडिंग में A+ दिया गया है, इसीलिए उनको बेस्ट बैंकर अवार्ड दिया गया है 2023 का। तो किनको दिया गया है? मारियो मार्सेल चिली के, मार्क कार्नी इंग्लैंड के, शक्तिकांत दास इंडिया के, या मार्गरेटा डेलगाडो स्पेन के। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है, हम एक पहले के सेशन में बता चुके हैं कि हर एक कंट्री में एक बैंक होता है, कंट्रोलिंग बैंक, जो कि बाकी सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, उसका रेगुलेटरी बॉडी होता है एक तरह से। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, तो उनको सेंट्रल बैंक कहा जाता है। तो ये अवार्ड दिया गया शक्तिकांत दास को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। शक्तिकांत दास हम लोग जानते हैं कि ये काफ़ी सीनियर IAS रहे थे, रिटायर कर चुके हैं। ये भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे, उड़ीसा कैडर के IAS रहे हैं ये, एंड वेरी एफिशिएंट माने जाते हैं अपने हर फील्ड में। तो इनको ये अवार्ड दिया गया। कोविड के समय में ने इंडियन को इकोनॉमी को बहुत अच्छे से गाइड किया और अभी भी कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। विच एक्टर हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू रिसीव सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI इन गोवा इन नवंबर 2023? निम्नलिखित में से किस एक्टर को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है, जो कि नवंबर में गोवा में होने वाले 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिया जाएगा? ये हर साल होता है, मनाया जाता है गोवा में। तो सॉरी, तो इस साल किन्हें दिया जाएगा? बर्नार्डो बर्टोलुसी, माइकल डगलस, वोंग कार-वाई या मार्टिन स्कॉर्सेज़? तो ये अवार्ड दिया जाएगा इस साल माइकल डगलस को, जो कि हॉलीवुड के एक बहुत फेमस एक्टर और डायरेक्टर हैं। इनकी अगर आप लोगों ने फिल्म नहीं देखी तो देखिएगा। द अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत नामी फिल्म है इनकी वॉल स्ट्रीट बहुत नामी फिल्म है, जिसके लिए इनको ऑस्कर भी मिला है। फिर फैटल अट्रैक्शन, ये सब इनकी बहुत नामी फिल्म है। तो इसीलिए माइकल डगलस को नॉमिनेट किया गया है इस बार के अवार्ड के लिए। और ये जो बाकी तीनों नाम है, बर्नार्डो बर्टोलुसी, वोंग कार-वाई और मार्टिन स्कॉर्सेज़, इनको पहले दिया जा चुका है ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। Who has been appointed as the next ambassador, permanent representative of India to the United Nations? अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है कि भारत के अगले जो एम्बेसडर या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे यूनाइटेड नेशंस में, वो कौन होंगे, किनको अपॉइंट किया गया? संजय वर्मा, विनय क्वात्रा, सौरभ कुमार या अरिंदम बागची? तो ये जिम्मेवारी सौंपी जा रही है अरिंदम बागची को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अरिंदम बागची जो कि 1995 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं, IFS। अभी आप लोग देखते होंगे टीवी पर, जब भी भारत का कोई भी स्टैंड लिया जाता है किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, तो ये फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल स्पोक्समैन रहते हैं, ये स्पोक्स पर्सन रहते हैं ऑफिशियल। यही आते हैं सामने प्रेस के और यही स्टेटमेंट देते हैं, वो इंडिया के स्टैंड होता है। तो इनको यहाँ नॉमिनेट किया गया है। ये अभी यूनाइटेड नेशंस में भारत के क्या होता है कि भारत का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ होता है ना, तो उसमें एम्बेसडर कहा जाता है।
कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के साथ रहता है तो उनको एम्बेसडर कहा जाता है, ये हाई कमिश्नर कहा जाता है। और यूनाइटेड नेशंस में जो होते हैं या यूनाइटेड नेशंस का और ऑफिसेज है वियना वगैरह में, तो उसके जो हेड रहते हैं उनको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में इनकी ऑफिस होती है। तो ये अरिंदम बागची रहेंगे, ऑप्शन डी। अरिंदम बागची बता देते हैं कि ये मैथमेटिक्स में इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से और बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से भी इन्होंने डिग्री ली है। विच बैंक इज सेट टू इंट्रोड्यूस डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस कॉल्ड केबीएल स्वर्ण बंधु? निम्नलिखित में कौन सा बैंक है जो कि डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस शुरू करने जा रहा है? माने घर पर जाके आपके डोर पर जाके गोल्ड लोन देगा, जिसका नाम रहेगा केबीएल स्वर्ण बंधु, इस स्कीम का नाम है। तो कौन सा बैंक है? तो जैसा नाम से स्पष्ट है, केबीएल यानी कर्नाटका बैंक लिमिटेड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये सही बंधु एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है गोल्ड लोन के लिए, उसके साथ मिलकर इन लोगों ने शुरू करने की घोषणा की है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। गोल्ड अभी तक लेकर कैसे जाते हैं, लोन मिलता है लेने के लिए बैंक जाते हैं, वहाँ उसको तौला जाता है, उसकी प्योरिटी देखी जाती है और तब लोन दिया जाता है। अभी ये डोर स्टेप होगा, घर पर ही जाकर लोग गोल्ड कलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इंटरेस्टिंग होगा आगे देखना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the theme of World Heart Day 2023 that was observed on 29 September 2023? हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस। इस साल भी मनाया गया पूरे दुनिया में। तो इस बार का थीम क्या था? कोई भी इस तरह का सेलिब्रेशन होता है, डे मनाया जाता है, तो उसका एक उस साल का थीम रखा जाता है। तो इस साल का थीम क्या था? यूज हार्ट टू बीट CVD यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यूज हार्ट टू कनेक्ट, यूज हार्ट नो हार्ट, बी ए हार्ट हीरो। तो इसका सही जवाब है यूज हार्ट नो हार्ट। इसका इस तरह से बनाया था, हार्ट का यूज के बाद हार्ट, जो इमोजी में हार्ट का साइन आता है ना, वो यूज, वो साइन रेड में, एंड नो उस हार्ट इमोजी का उस साइन में। ये इसलिए किया गया कि बड़ा प्रोमिनेंटली दिखाई पड़े। और इसका थीम का पर्पस क्या है कि जैसे आप अपने हृदय को कैसे, हार्ट को कैसे हेल्दी रखें, आप इसको जानिए, आप इसको समझिए, आपका दिल आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्या तकलीफ हो रही है, उसके बारे में है। तो ये थीम इस बार का यूज हार्ट नो हार्ट है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। Which state has unveiled its 7th tiger reserve, namely वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व? अभी हाल ही में एक राज्य ने अपने राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व, जिसका नाम वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, उस पर से पर्दा उठाया है। माने उस स्टेट का ये 7वां टाइगर रिजर्व होगा। तो कौन सा स्टेट है? उड़ीसा, मेघालय, वेस्ट बंगाल या मध्य प्रदेश? तो अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा, अगर ध्यान में होगा, तो दुर्गावती, रानी दुर्गावती कहाँ की थी? आज के मध्य प्रदेश जो है वहाँ की थी। तो ये मध्य प्रदेश में ये 7वां टाइगर रिजर्व अनाउंस किया गया है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में काफ़ी नामी टाइगर रिजर्व हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, पेंच, ये सब वहाँ के टाइगर रिजर्व्स हैं। तो ये इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जानते हैं कहाँ है इंडिया का? वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो सबसे बड़ा है और सबसे पुराना भी हो, भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। और ये सब टाइगर रिजर्व में आपको एक क्यूरियोसिटी होती होगी कि टाइगर की कौन वैरायटी रहती है। तो भारत के अधिकतर जो टाइगर रिजर्व्स है ना, वहाँ रॉयल बंगाल टाइगर ही रहती है। कहीं कहीं कुछ और लाया गया है, वो अलग है, जैसे पूनो में है तो ये चीता है, लेकिन अधिकतर यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर ही रहता है। Next question, who is the third Indian scientist to receive the Norman E. Borla Award in Field Research and Application? भारत के तीसरे ऐसे कौन साइंटिस्ट हैं जिनको कि इस साल का नॉर्मन ई बोरला अवार्ड फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन के लिए दिया जा रहा है?
इस पर जिनको दिया जा रहा है भारतीय जो हैं वो तीसरे भारतीय हैं फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन के लिए नॉर्मन ई बोरला अवार्ड। स्वाति नायक, अनिल गुप्ता, रेनी खन्ना या श्रीनिवास कुलकर्णी। तो ये पहले जानिए कि नॉर्मन ई बोरला अवार्ड इन फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन क्या है। ये इसमें दिया जाता है कि फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन जो कि 40 साल के नीचे इस तरह के जो साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, उनको दिया जाता है। ये वर्ल्ड फूड प्राइज एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, अमेरिका बेस्ड है। ये हर साल ये लोग अनाउंस करते हैं इस अवार्ड को। तो इस साल ये अवार्ड इन्होंने अनाउंस किया है। ये ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है स्वाति नायक। स्वाति नायक जो कि बेसिकली उड़ीसा बेस्ड है और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस में है, तो उसका साउथ एशिया में जो ऑफिस है इंडिया में, वहाँ ये वर्क कर रही हैं। और इनको उड़ीसा में लोग बिहाना दीदी के नाम से जानते हैं। बिहाना मतलब कि सीड, तो सीड लेडी के नाम से इनको जानते हैं। इनका बेसिक रिसर्च है कि रेजिस्टेंट, क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैरायटी कैसे राइस वगैरह का उसको बढ़ाया जाए, उसको प्रोड्यूस किया जाए। तो इसलिए इनको ऑनर करने के लिए ये स्वाति नायक को इस साल का अवार्ड दिया जा रहा है। और पहले जो, ये तो तीसरा कहा जा रहा है, पहले दो कौन है, एक अदिति मुखर्जी को दिया गया था पहले और एक मिस्टर गोविंद राजन थे, तो इन दोनों को दिया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव और इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच स्टेट इन सितंबर 2023। अभी हाल ही में सितंबर 2023 में भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव, या अगर इंग्लिश में कहिए तो इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल अब सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। किस स्टेट में हुआ है? झारखंड, बिहार, राजस्थान या गोवा? तो अगर जरा ध्यान दीजिएगा तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। लाइट हाउस कहाँ होता है? नॉर्मली सी के किनारे होता है। वो नाविकों को पहले से गाइड करने के लिए होता था, डायरेक्शन दिखाने के लिए रहता था कि आपका शिप रात में दिखाई नहीं पड़ता है, लैंड कहाँ पर है, क्या है, तो वो वहाँ से फ्लैश करते रहता था लाइट। तो भारत में 75 लाइट हाउस को एक टूरिस्ट सेंटर के रूप में डेवलप करने का प्लान है। ये 75 लाइट हाउस, तो ये अभी सेलिब्रेट किया गया गोवा में। इसके बारे में विचार विमर्श हुआ कि इस तरह का लाइट हाउस को कैसे टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में डेवलप किया जाए। तो ये 75 लाइट हाउस है वैसा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोवा। तो झारखंड, बिहार, राजस्थान में तो कोई लाइट हाउस है नहीं, है सी फेसिंग कंट्री कोई स्टेट है ही नहीं। Which Indian bank launched Neo for Business, a distinctive one-stop transaction banking platform for MSMEs? कौन सा भारतीय बैंक ने अभी नियो फॉर बिजनेस, NEO, बिजनेस के लिए एक डिस्टिंक्टिव वन स्टॉप ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म MSME मतलब कि मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज। इसके बारे में पहले भी हम बहुत सारे वीडियोस में MSME के बारे में डिस्कस करते आए हैं, देख लीजिएगा क्या है वो। तो ये नियो फॉर बिजनेस, ये एक ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म ये शुरू हो रहा है कि MSMEs का सभी काम वहीं पर एक प्लेटफॉर्म पर वो अगर लॉगिन करेंगे तो उनका सभी काम वहाँ हो जाएगा। तो ये कौन सा बैंक है? SBI माने इंडियन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक IOB, या एक्सिस बैंक, या इंडियन बैंक? तो ये लॉन्च करने जा रहा है एक्सिस बैंक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसमें होगा क्या कि जो भी बिजनेस क्लास है MSMEs वाले, वो उस पर लॉगिन करके उनका सिंगल पॉइंट ट्रांजैक्शन का जितना कि पेमेंट करना है, पेमेंट रिसीव करना है, बिलिंग करना है, बहुत सारी चीज़ें उस पर उनको आसानी से हो जाएंगी एक ही जगह पर। जो कि अभी जगह जगह उनको करना पड़ता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर करना पड़ता है, वो सभी उसी प्लेटफॉर्म पर हो जाएगी। तो एक बड़ा रिवोल्यूशनरी कदम होगा MSMEs के लिए, काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्वायर करने के लिए भी बहुत उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, अपीलिंग होगा कि भाई हमें एक ही प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करके हमारा बिजनेस से रिलेटेड जितना भी चीज़ है, अधिकतर चीज़, टैक्स, इनवॉइस है, सब कुछ वहीं निकल जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। Who authored the recently released book Nation Calling: Holistic Approach for UPSC Civil Services Examination?
अभी हाल ही में एक किताब को रिलीज़ किया गया है, लॉन्च किया गया है, रिलीज़ किया गया रादर, जिसको कि सेंट्रल मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी ने रिलीज़ किया उस बुक को। उस बुक का नाम है नेशन कॉलिंग, होलिस्टिक अप्रोच फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो ये इसके राइटर कौन है, हु हैज़ ऑथर्ड दिस बुक? अजय सिंह, श्रीलाल शुक्ला, सोनल गोयल या शशि थरूर? तो ये सोनल गोयल के द्वारा लिखित किताब है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सोनल गोयल खुद एक आईएएस हैं और उन्होंने इस किताब को लिखा है कि यूपीएससी के एस्पिरेंट, माने जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस का क्लास 1 सर्विसेज के लिए, तो वो कैसे तैयारी करें, कैसे उसकी आगे पढ़ाई करें। तो ये सभी एक ही किताब में बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे तरीक़ा से इसमें समझाया गया है। ये किताब काफ़ी इसका नाम हो रहा है। अगर आप लोग में भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो इस किताब को ज़रूर खरीदिए और देखिए। बहुत माइन्यूट डिटेल्स में इसको बताया गया है। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोनल गोयल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।